एक है दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बेसिकली बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर विच आर एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम। ठीक है, ऑल्टर्ड जीन या ऑल्टर क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस की वजह से ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उन डिसऑर्डर्स को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होंगे? जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली दोज जो कि कैसे डिटरमाइन होते हैं, बाय अगर जिनमें म्यूटेशन हो रहा होता है एक सिंगल जीन के अंदर, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में फ़र्क क्या है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मींस, देखो क्रोमोसोमल से पता चल रहा है, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंज हो रहा होगा। लेकिन मेंडेलियन का मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। सो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। सो वो हो सकता है डोमिनेंट हो सकता है रिसेसिव हो, राइट। सो इट मीन्स कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इनहेरिट हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू किसके होंगे? मेंडल ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बेसिक मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेंडेलियन है कौन सा क्रोमोसोमल है। तो क्रोमोसोमल के अंदर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या उसके नंबर में चेंज आएगा तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, राइट। ओके, सो क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो अगर आप क्रोमोसोम की बात करते हो, इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स हमारे दो टाइप के होते हैं। अच्छा, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर, कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। उसमें से दो टाइप के हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स यानी कि जो पहले 22 पेयर होते हैं ना, फर्स्ट 22 पेयर, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ये मेल्स के अंदर फीमेल्स के अंदर दोनों के अंदर सेम होंगे, यानी कि मेल्स के अंदर भी वही है और फीमेल के अंदर भी वही है, देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। सेकेंड टाइप यानी कि जो हमारा एक पेयर बचा, देखो 22 पेयर तो हमारे ऑटोसोम्स हैं, जो एक पेयर बचा क्रोमोसोम का उसे हम बोलते हैं एलोसोम, दैट इज नोन एज एलोसोम और द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर जो है वो हमारा क्या हो गया? एलोसोम हो गया या सेक्स क्रोमोसोम हो गया। फीमेल्स के अंदर इट इज़ XX एंड मेल्स के अंदर इट इज़ XY। सो दिस इज़ अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट अबाउट द क्रोमोसोम जो आपको पता होना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू द डिजीज़ेस, सबसे पहले हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होंगे दे आर बेस्ड ऑन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज़ हीमोफीलिया, ओके। हीमोफीलिया, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर है विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल्स, राइट। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब कि कौन से क्रोमोसोम पे होगा? जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ऑटोसोम्स होते हैं और एलोसोम्स होते हैं। तो इट इज़ अ हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है।
यानी कि वो कौन से क्रोमोसोम पे होगी, ऑटोसोम पे तो नहीं होगी। सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एलोसोम्स होते हैं, राइट। सो एलोसोम विच इज़ एक्स और वाई जो हमारे क्रोमोसोम्स आते हैं, इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि एलोसोम क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। ऑल राइट, सो पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड। अगर जिस बंदे को भी हीमोफीलिया है ना, जिस भी बंदे को हीमोफीलिया है उसको अगर ज़रा सा भी कट लग जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। जैसे आपको कभी भी चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, बट ऐसे ह्यूमन बींग्स को जिनको हीमोफीलिया होता है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो पाता है, राइट। So the genes for hemophilia is located on which chromosome? X chromosome. X क्रोमोसोम पे, ये देखो X क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है। H से हम डिनोट करते हैं हीमोफीलिया के जीन को, और ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, ये X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब आपको ये पता है X क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो मेल्स होते हैं उनका क्या होता है, X Y, उनका क्या होता है जीनोटाइप, XY। और जो फीमेल्स होती है उनका क्या होता है, XX, क्योंकि ये X लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि जो हीमोफीलिया का जो जीन है वो X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे किसको ज़्यादा खतरा है भाई, मेल्स को ज़्यादा खतरा है, मेल्स को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है और उसी पे अगर हीमोफीलिया का जीन आ गया तो वो मेल हीमोफिलिक हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी। बट फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम है, तो अगर उसके एक X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन आ जाता है तो वो कैरियर हो सकती है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकते हैं, उसके बच्चों में वो बीमारी आ सकती है, वो कैरियर हो जाएगी, लेकिन उसको खुद को वो बीमारी नहीं होगी, राइट। अगर फीमेल को हीमोफीलिया करवाना है तो उसके दोनों ही X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होना चाहिए, एंड दिस इज़ नोन एज द होमोलोगस कंडीशन, यानी कि दोनों पे प्रेजेंट होगा तभी फीमेल को बीमारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बेचारे यहाँ पे कौन है, मेल्स हैं, राइट। सो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि मेल्स क्यों सफ़र करते हैं ज़्यादा, वो आपको अब समझ आ गया होगा। ओके, सो द डिफेक्टिव अलील्स प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्यों ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेक्टिव अलील्स है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि फंक्शनल नहीं होते, जो कि फिर बाद में नॉन फंक्शनल कैस्केड बनाएंगे, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये कि जिसको भी हीमोफीलिया होगा ना, उसको ज़रा सा भी अगर कट लग गया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। फीमेल कब सफ़र करेगी वो मैंने आपको बता दिया, अगर XX कंडीशन होती है, दोनों ही X क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है, तभी उसको वो डिजीज़ होगा। कौन थी इस बीमारी को लाने वाली, क्वीन विक्टोरिया, शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज़, ठीक है, शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज़ एंड शी प्रोड्यूस्ड हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग। तो किसने इंट्रोड्यूस करा था हीमोफीलिया इस दुनिया में, तो क्वीन विक्टोरिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट द डिजीज़ हीमोफीलिया। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ आती है दैट इज़ सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में मैं पहले बता देती हूँ आपको होता क्या है। देखो, नॉर्मली जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट सिकल सेल अनीमिया में वो सिकल शेप के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप के वो हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब भैया ये कौन से, एक मैंने आपको 2 क्रोमोसोम बताए थे शुरुआत में, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, ठीक है। तो ये ऑटोसोम लिंक्ड है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सो ये डिजीज़
कौन कंट्रोल करता है? अ पेयर ऑफ एलील्स HbA एंड HbS. Only the homozygous individual show the disease. क्या मतलब है इसका? देखो, सिकल सेल अनीमिया तभी होगा जब कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस कंडीशन है. HbS HbS ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि दोनों ही जीन्स के ऊपर ये हमारा सिकल सेल अनीमिया वाला जो जीन है वो होना चाहिए. ठीक है, राइट. सो एक होता है HbA की बात हो रही थी यहाँ पे. अगर ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन है HbA एंड HbA, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन. Hb स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन. तो HbA का मतलब है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिस बंदे का. और HbS जो मैंने लिखा है यहाँ पे, HbS का मतलब क्या है भाई? HbS का मतलब है फॉर इट कोड्स फॉर द सिकल सेल हीमोग्लोबिन. सिकल सेल हीमोग्लोबिन के लिए हम HbS लिखते हैं. तो होमोजाइगस कंडीशन में ही आपको सिकल सेल अनीमिया होगा. मतलब वो इंडिविजुअल जिसका HbS है उसी को हीमोफीलिया होगा. उसी को क्या होगा? हीमोफीलिया होगा, राइट. बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, एक तो HbS है, ठीक है, एक HbS है, और अब इस मतलब एक HbA था, अब HbS आ जाए. एक तो नॉर्मल है, ये वाला तो नॉर्मल है, नॉर्मल जीन. ये वाला क्या है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाला है. तो अब इस बंदे को होगा नहीं, ये अनअफेक्टेड होगा. ये क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा. लेकिन ये क्या होगा? कैरियर होगा. इट विल बी अ कैरियर. ठीक है, ओके. मतलब वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकता है वो ट्रेट. चलो, ठीक है जी. सो दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है? जो ग्लूटामिक एसिड है दैट गेट रिप्लेस्ड बाय वलीन. ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है? वलीन से रिप्लेस हो जाता है एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो बीटा ग्लोबिन चेन है उस पे जो 6th पोजीशन है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है. बट सिकल सेल अनीमिया के केस में वो जो ग्लूटामिक एसिड है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वलीन, वो वलीन अमाइनो एसिड के साथ रिप्लेस हो जाता है, तब ये बीमारी कॉज होती है. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न जो आपको पूछ सकते हैं. मतलब मैं बता देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है. देखो, सो क्या हुआ? पहले क्या था? पहले था GAG. ठीक है, एक बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक बेस चेंज हो गया. अब ये क्या हो गया? GUG. ठीक है, GUG हो गया. तो ग्लूटामिक एसिड जो था दैट गॉट रिप्लेस्ड विद द वलीन, उसकी वजह से ये हो रहा है. ओके, so HbS behave as a normal hemoglobin except under oxygen stress where the erythrocytes lose their circular shape and become sickle cell shape. वही जो मैंने आपको बताया कि इस जिसको भी ये सिकल सेल अनीमिया होगा उसका जो रेड ब्लड सेल जो सर्कुलर होता है उसकी शेप क्या हो जाएगी? सिकल सेल की शेप हो जाएगी. क्योंकि अब उसकी शेप चेंज हो गई, सिकल सेल की शेप हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट द सेल्स जो है दे कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज. कैपिलरीज के थ्रू वो आसानी से जा नहीं पाएंगे. तो क्या होगा फिर? ब्लड कैपिलरीज क्लॉग्ड हो जाएंगी एंड दस अफेक्ट द ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया. नेक्स्ट डिजीज इज फिनाइलकीटोनुरिया. सो फिनाइलकीटोनुरिया जो होती है वो इनबॉर्न एरर है.
इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इट इज़ अ इनबॉर्न एरर. सो एंड इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. ये कौन सी है? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट. ठीक है, मतलब इसका एक्स और वाई क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है. जिसको भी ये बीमारी होती है उसके अंदर एक एंजाइम की कमी होती है. बेसिकली देयर इज़ अ लैक ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज, इस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है. फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम की कमी होती है उन इंडिविजुअल्स के अंदर. अब ये जो एंजाइम है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है इन द लिवर. लिवर में फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज. ठीक है, बट अगर जब ऐसा नहीं होता है कि जो हमारा फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि उस बंदे के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा? तो जो आपका फिनाइल एलेनिन एंजाइम है जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. इकट्ठा होने के बाद क्या होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इससे काफ़ी ख़तरनाक है ये. क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन जब हो जाता है तो उससे ब्रेन अफेक्ट होता है और मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो जाते हैं. ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. इस एंजाइम की कमी से देखो क्या क्या हो गया, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ थैलेसीमिया. थैलेसीमिया जो है दैट इज़ अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़. दैट इज़ अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़, यानी कि इसका एक्स और वाई क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है. ऑल राइट, सो ये होता क्यों है? इट इज़ ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन. ठीक है, म्यूटेशन की वजह से या कोई जीन डिलीट हो गया उसकी वजह से क्या होता है? सिंथेसिस जो है ग्लोबिन चेन का वो कम हो जाता है. ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से. सो अनीमिया है इसकी काफ़ी करेक्टरिस्टिक जो है इस डिज़ीज़ का, अनीमिया करेक्टरिस्टिक है. अब थैलेसीमिया दो टाइप का होता है. देखो जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसके अंदर दो चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन और एक बीटा प्रोटीन की चेन होती है. ठीक है, अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन. तो अगर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ इन दोनों चेन, दो प्रोटीन अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन में से बॉडी ने अगर कोई सा भी ढंग से नहीं बनाया तो आपका जो आरबीसी है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है. रेड ब्लड सेल प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा एंड फिर वो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, राइट? फिर क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा. सो अब देखो यहाँ पे दो टाइप का कौन कौन से थैलेसीमिया होते हैं. वन इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया. इसमें क्या होता है? अल्फ़ा ग्लोबिन चेन की जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगी. एंड कौन कंट्रोल करता है? कौन से जीन्स कंट्रोल करेंगे इसे? HbA1 एंड HbA2. जो कौन सी ये जो जीन्स हैं वो कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है. सो किसकी वजह से होता है ये? म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए एक या एक से ज़्यादा जीन्स का, उसकी वजह से हमारे पास अल्फ़ा थैलेसीमिया हो जाता है. बीटा थैलेसीमिया में किसकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा? बीटा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन पे अफेक्ट होगा. एंड वो किसकी वजह से होता है? ये भी म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से होता है. और कौन सा जीन इन्वॉल्व है? HBB जीन, जो कौन से क्रोमोसोम पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, राइट? ओके,
सो नेक्स्ट डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. अब आ गया आपका जो एलोजोम है, जो सेक्स क्रोमोजोम लिंक डिजीज़ है, वो आ गया. दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस. हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक था, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि जो एक्स और वाई क्रोमोजोम की वजह से होता है, उनमें कोई डिफेक्ट आता है तो एक्स और वाई पे इनका जीन होगा. तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो बंदा है जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है, वो रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं कर पाता. उसको पता ही नहीं चलता रेड और ग्रीन में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता कि रेड और ग्रीन में फ़र्क क्या होता है. इसका जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोजोम पे होता है? एक्स क्रोमोजोम पे होगा. ठीक है, एक्स क्रोमोजोम पे होगा. एंड मेल्स में ज़्यादा होता है. इसका रीज़न बता देती हूँ, मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस क्यों ज़्यादा होता है. चलो लेट्स सी हियर. मेल्स में एक्स फीमेल्स में और मेल्स में फ़र्क देख लेते हैं क्यों मेल्स में ज़्यादा होता है. तो मेल्स में होता है एक्स वाई, फीमेल का होता है एक्स एक्स. तो हमें पता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा. तो अगर ये देखो, ये बेचारा क्या है? मेल है. मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है और उस पर ही अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, उसके ऊपर ही कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा हुआ है, तो वो जो मेल है वो अफेक्टेड हो जाएगा, उसको कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज़ हो जाएगा. बट अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोजोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो कैरियर होएगी, पर उसको खुद को वो डिजीज़ नहीं होगी. वो खुद अनअफेक्टेड होगी, लेकिन शी वुड बी अ कैरियर. वो अगली नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकती है डिजीज़. अगर फीमेल को बीमार करवाना है ना आपको, अगर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस करवानी है तो दोनों एक्स क्रोमोजोम पे क्या होना चाहिए? कलर ब्लाइंडनेस का जीन होना चाहिए. सो इसलिए मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि बेचारों के पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है ना. दैट्स वाई. ओके, सो क्या तो अब आपको पता चल गया होगा कि मेल्स के अंदर ये ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम है. सो जो नेक्स्ट डिजीज़ेस आते हैं वो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? सो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि क्रोमोजोम में गड़बड़ी की होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोजोम का नंबर या उसके स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. राइट. समटाइम्स जो क्रोमेटिड्स है दे आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट, वो सेपरेट नहीं हो पाते सेल डिवीजन के टाइम पे, जिससे क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम. या तो एक क्रोमोजोम कम आ गया या एक क्रोमोजोम ज़्यादा आ गया या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो वो जो कंडीशन होती है दैट इज़ एनियोप्लॉइडी. दैट इज़ एनियोप्लॉइडी. अच्छा, एक होता है पॉलीप्लॉइडी भी होता है. एक क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई आफ्टर द टीलोफेज स्टेज के बाद. पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि आफ्टर द टीलोफेज स्टेज क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, जिससे क्या होता है? देयर इज़ अ इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम. पूरा जो सेट है क्रोमोजोम का उसमें इंक्रीज आ जाता है. दैट इज़ द पॉलीप्लॉइडी कंडीशन. ठीक है, चलो. तो एनियोप्लॉइडी में आप याद रखोगे, एनियोप्लॉइडी मीन्स गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम. सबसे पहली जो डिजीज़ है दैट इज़ डाउन सिंड्रोम. कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम. ओके. सो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द कॉज? ओके, सो डाउन सिंड्रोम का कॉज क्या होता है? देयर इज एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21. ठीक है, जो आपका क्रोमोजोम नंबर 21 होगा उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है. देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है इनके पास क्रोमोजोम नंबर 21 की. सो यहाँ पे होता क्या है? एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से 21 क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं?
अच्छा, 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी है, तो इस कंडीशन को आपको समझ आ गया, क्या बोलते हैं? ट्रायाजोमी। ठीक है, ट्रायाजोमी। तो अगर इनके पास एक्स्ट्रा कॉपी है गाइस, तो इनके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 47। कितने होंगे? 47, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉपी है ना इनके पास। वैसे तो हमारे पास कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम। टोटल बात करो तो टोटल कितने हो गए? 23 पेयर है ना, तो टोटल कितने हो गए? यस, टोटल कितने हो गए? 46 होते हैं नॉर्मली, बट इसके केस में कितने होंगे? 47, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 है इनके पास। सो सिम्टम्स क्या होते हैं? शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड। ठीक है, इनका जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा हेड होता है, एंड पार्शली ओपन माउथ विद, अच्छा, इनका जो मुंह होता है ना वो हमेशा थोड़ा बहुत खुला रहता है, एंड उसकी जीभ जो है हमेशा बाहर रहती है। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कपिल शर्मा शो में एक बंदा आता था, उसकी जो जीभ थी ना वो हमेशा बाहर ही रहती थी। तो इनकी जो जीभ रहती है वो बाहर रहती है, ऑलवेज इट इज़ प्रोट्रूडिंग आउट। ठीक है, और इनका पाम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, एंड इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। राइट, इनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी स्लो, एंड फिज़िकल जो डेवलपमेंट है वो भी इनकी स्लो होती है। नेक्स्ट जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दैट इज़ क्लाइनीफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इनका क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग कैरियोटाइप 45 प्लस XXY। ठीक है, 45 प्लस XXY। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45, रिजल्टिंग टोटल तो इनके पास कितने हो गए? 47 हो गए। अब वैसे नॉर्मली आप देखोगे XY या फिर XX होता है। ठीक है, फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है, बट इनके केस में क्या होगा? जिनको भी क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम होगा उनके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होगा, तो उनका कैरियोटाइप क्या हो गया? XXY। राइट, सो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब सिम्टम्स क्या है? मस्कुलिन, दिखने में मस्कुलिन होते हैं, बट उनका दे पोजेसेस अ फीमेल करेक्टर्स उनके अंदर होते हैं। ठीक है, जेंडर तो उनका मस्कुलिन है, बट दे पोजेस द फीमेल करेक्टर्स। तो जैसे आपके जो थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि उनकी जो आवाज़ होती है, जो उनका हाउ दे बिहेव लाइक गर्ल्स, तो उनके अंदर फेमिन करेक्टर्स होते हैं, बट दे आर मस्कुलिन। सो उनके अंदर क्या होता है? देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट लाइक फीमेल्स, जैसे मैं होते तो वो मस्कुलिन है, बट देयर इज़ सम फीमेल करेक्टर्स उनके अंदर होते हैं। वाई? बिकॉज द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। जो लड़कों वाली करेक्टरिस्टिक्स है वो तो नहीं होगी इनके अंदर अच्छे से, तो बियर्ड ग्रोथ काफ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक वेरी पुअर बियर्ड ग्रोथ, एंड दे आर ऑफन स्टेराइल। ठीक है, स्टेराइल मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए इनएक्टिव होंगे। ठीक है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी सिंपली, सो दे आर स्टेराइल, एंड उनकी जो आवाज़ होती है वो भी फीमेल जैसी होती है। ओके, होते मेल्स हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम उनके अंदर ये सारी फीमेल की करेक्टरिस्टिक्स आ गई। राइट, एंड दे आर स्टेराइल ऑल्सो। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंड्रोम है या जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, दिस इज़ टर्नर्स सिंड्रोम। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन टर्नर्स सिंड्रोम? टर्नर्स सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। ठीक है, नॉर्मली गर्ल्स का जो कैरियोटाइप होता है दैट इज़ XX होता है, राइट, बट
इन गर्ल्स के अंदर, ऐसी फीमेल्स के अंदर जिनको टर्नर सिंड्रोम है, उनमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो गड़बड़ी तो होने वाली है। अब बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि क्या हो गया, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नाउ ये फीमेल्स क्या होती है, स्टेराइल फीमेल्स होती है, मीन्स वो दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज़, वो रिप्रोडक्शन के लिए इनएक्टिव रहती है, एंड उनकी जो ओवरीज होती है दैट आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है, उनकी ओवरीज भी डेवलप नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी ओवरीज होती है, एंड शील्ड शेप थॉरेक्स होता है उनका, एंड वेब्ड नेक, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नॉर्मल फीमेल्स के साथ अगर कंपेयर करें तो उनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, राइट, एंड दे लैक द सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स नहीं होते हैं उनके ऊपर, एंड हाइट की काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, एंड दे हैव स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर्स, ठीक है, जो बोने होते हैं ना, जैसे जो आपने सर्कस में बोने देखे होंगे, तो वैसी हाइट है इनकी, एंड उनका जो यूट्रस होता है वो भी स्मॉल होता है, एंड पफी फिंगर्स होती है इनकी। So this is the Turner syndrome. So if you like the video, do share it with your friends. Thank you.